पद्म भूषण महानुभाव हैं, उनमें हमारे समूह से बाबूलाल दहिया जी, वो मैं वो अभी जो उपस्थित हैं उनको मैं सादर नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमको इस तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे। और इसके साथ हमारे जितने भी भाई एफपीओ से जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है इस प्रशिक्षण में, इस वेबिनार में। और इसकी शुरुआत 3 महीने पहले एक मीटिंग में सर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग आकर के अपनी बात रखें। तो मैं दयाशंकर सिंह और अभी तक अपना खेती के क्षेत्र में करीब 28 साल से 1993 में मैंने जैव के थोड़ा काम शुरू किया था। उसके बाद फिर आयुष में एडवाइजर रहा 4 साल और अभी कृषि एवं खाद्य संगठन से मुक्त होकर इस महीने से अपना इरादा के नाम पे 1998 से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जिसके माध्यम से 460 गांव में फार्मर्स क्लब नाबार्ड के थ्रू और 11 जिलों में नाबार्ड के साथ और प्रोग्राम हम लोगों ने किए। और फिलहाल हमने मार्केटिंग पे अपना काम फोकस किया कि 2008-9 में मैंने देखा कि ये एक बड़ी समस्या है। तो हमने कुछ किसानों का सर्वे किया और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, आज मैं उनको नहीं जोड़ पाया, अगली मीटिंग में कोशिश करूंगा जोड़ने के लिए। फिर उन्होंने काफी सहयोग किया, तो हम लोगों ने 1200 पेज की रिपोर्ट बनाई और देखा कि 4 करोड़ 17 लाख दलाल है जो पूरा देश चला रहे हैं। तो इसको लेकर के फिर मुझे लगा कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीओ नहीं, ये पीओ बन रहा है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लोग चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि बना तो ले रहे हैं वही जो पहले होता है ना कि किसान पैदा तो कर लेता लेकिन बेच नहीं पाता, वही यहाँ पे इसको एफपीओ की दशा हो गई है कि लोग बना तो ले रहे हैं लेकिन कहीं उसकी आरओसी कंप्लायंस, कहीं उसके जो मीटिंग्स वगैरह हैं ये सब नहीं हो पा रही हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने अपना एफपीओ इरादा कंसल्टेंसी के नाम पे एक संस्था एक कंपनी बनाई और आगे किसी भी भाई को हमसे रजिस्ट्रेशन से ले करके और जो आरओसी कंप्लायंस है उन पे जो सुविधा चाहिए, तो इरादा एफपीओ कंसल्टेंसी आपके साथ है और सर की प्रेरणा से हम लोगों ने काम शुरू किया है। तो निश्चित तौर पे मैं इसको एक आयाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। अब मैं शुरुआत से चाहूंगा कि हीरालाल सर अपना आशीर्वचन दें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। नहीं क्यों राघवेंद्र, पहले जी कमल सर, जी सर को बुलाया जी जाए। सर, जी सर, जी सर। दयाशंकर सर, कंवल सर का परिचय करा दीजिए। कंवल जी। हाँ अच्छा, मैं गलती से बाबूलाल दहिया जी को बोला, दहिया सर ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ आप पहले कमल जी सर से बात करें। कमल जी साहब पहले बुलवाइए जी, कमल जी सर सादर नमन आपको। और आपने सोनीपत से हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आपका 2 मिनट आशीर्वचन हमें मिले, आगे कार्यक्रम हम लोग बढ़ाएं। कमल जी सर। हाँ क्यों राघवेंद्र, जी कमल सर, जी साहब ज्वाइन तो किए जी थे, सर, जी सर। सर अनम्यूट कर लें, कंवल सर प्लीज अनम्यूट कर लें। जी सर बोले। आवाज आ गई जी? जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ बिल्कुल आ जी, रही, सभी को नमस्कार। आ गई सर। मैं कंवल सिंह चौहान जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, सभी को नमस्कार। कंवल सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से हूँ। हमारी सोसाइटी का नाम है दी गुलाब फ्रूट वेजिटेबल ग्रोवर एंड मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो नाबार्ड की पीओपीआई है और इसने 2 एफपीओ बनाए हैं। एक एफपीओ हमने जो बनाया है वो अटेरना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं किसान, उनको जोड़कर, और जो अभी तक जो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं उनको भी साथ में जोड़ा और उनको सिखाया जा रहा है और उनका माल प्रोसेस करके और पैक करके पूरे देश और विदेश के बाजार में उसको भेजा जा रहा है। दूसरे, हमारे यहाँ सोनीपत जिला में मशरूम का एक हब है। मशरूम की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है और सोनीपत जिले में जितना मशरूम पैदा होता है उतना समस्त हरियाणा में होता है और जितना हरियाणा में होता है उतना पूरे देश में। ये मशरूम का सिनारियो है। और मशरूम पहले चाइना से यहाँ आयात होती थी, ऐसे ही बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न भी थाईलैंड से आयात होती थी। तो हमने इसको सब वहां से कम किया है और आयात कम हो गया और हमने पूरे अपने देश के बाजार में बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटो पेस्ट वगैरह को पूरी को बेचना शुरू कर दिया है। तो एफपीओ के माध्यम से हम ये सब काम कर रहे हैं।
एक मॉडल गांव में एफपीओ की भूमिका क्या हो सकती है, ये विषय है आज का। इसमें नंबर 1 तो जो फल सब्जी किसान पैदा करते हैं अपने गांव में, उनका प्रोसेस करके उनको फ्रेश भी जहां जो देश में जरूरत है वहां भेज सकते हैं, पैक हाउस बना सकते हैं। सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का टारगेट इस बजट में लिया है और एफपीओ को सरकार काफी फैसिलिटी दे रही है। हरियाणा में तो 70 से 90% सब्सिडी हरियाणा सरकार उपलब्ध करा रही है एफपीओ के लिए, और बाकी देश में भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है 50% अनुदान दे रही है। इस स्कीम का हमें फायदा उठाना चाहिए, किसानों को जोड़कर एफपीओ बनाकर प्रोसेस यूनिट लगाकर, और उनको काम धंधा भी मिला गांव में लोगों को, तो इसका फायदा हमें सरकार की स्कीम के अनुसार फायदा उठाना चाहिए। तो दूसरा मैं बताना चाहूंगा पर्यावरण के विषय पे, एफपीओ जो बनाकर अपने किसानों से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए उत्साहित करे, और ऐसे पेड़ अपने खेतों के किनारे पर लगाए जिससे परिवार को पूरा भरण पोषण मिल सके। फल के पौधे लगाए, बड़े पौधे भी लगाए, जिससे किसान को कुछ समय बाद 10-15 साल बाद आमदनी हो जाए। तो एफपीओ एक किसानों में जागृति लाए कि अपने जी बीच में फोन आ गया था, आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है, बोलिए। बीच में नेटवर्क चला गया था जी। तो इससे क्या फायदा होगा, ये जितने पेड़ पर्यावरण सुधरेगा, दूसरा किसान को आमदनी होगी। जिस तरह फलों के पौधों से जो है किसान के जो बच्चे हैं उनका जो है पोषण अच्छी तरह से होगा, विभिन्न प्रकार के जो है फल उनको मिलेंगे। तो ये भी एफपीओ काम कर सकता है। पेड़ कहीं से नर्सरी से लिया, उस किसानों को दे दिए, मतलब लाकर बांट दिया, और लगवाने का काम भी एफपीओ कर सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक की देश में। अपने गांव तक प्लास्टिक पहुंच गया है, और दूध भी प्लास्टिक में आ रहा है, और दूध नकली भी आ रहा है। जबकि हमारे गांव देहात में दूध पैदा होता है। पहले ये था कि गांव से शहर दूध जाता था, अब उल्टा शहर से गांव में दूध आ रहा है, और उधर जो किसान गाय भैंस पाल रहे हैं उनका दूध बिक भी नहीं रहा है, क्योंकि 75% दूध में नकली मिलावट है और 25% सिर्फ दूध है। तो हमें ये भी व्यवस्था दूध के एफपीओ बनाकर अपने किसानों से दूध लें, और उसको प्रॉपर तरीके से जो है जो भी संभव हो सके बोतल के द्वारा या किसी के द्वारा भी उनको हम शहर में सप्लाई करें, या अपने गांव में एक छोटा सा दुकान बना दे जिसमें सिक्का डालने से भी दूध निकल जाए, या कोई आदमी को बैठा दे, जिससे गांव की व्यवस्था गांव में हो जाए। गांव का थैली शहर की बजाय गांव का दूध गांव में बिके, और गांव के फल सब्जी भी गांव में बिके। ये मतलब मेरा एक मानना है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि अपने गांव में जो बड़ी समस्या हो गई है, कूड़े की बड़ी समस्या हो गई है। घरों से लोग कूड़ा सड़कों पर फेंक रहे हैं। पहले क्या था कि हर किसान के पास एक गड्ढा होता था, वो गड्ढे में डालता था, और प्लास्टिक उसमें बिल्कुल नहीं होता था, ना शीशा होता था, ना प्लास्टिक होता था, ना लोहा होता था, जो है खेतों में डाल देते थे। इससे जो कूड़े की व्यवस्था है थी वो भी अपनी पूरी हो जाती थी, और वो उसका उल्टा खाद बना लिया जाता था। अब समस्या ये बड़ी समस्या है, लोग सड़कों किनारे पे गोबर फेंक रहे हैं। जो हमारा एक सोना है गोबर, उसको सड़कों किनारे फेंक रहे हैं। तो हमें जागृति एफपीओ बनाकर जागृति लाए किसानों में कि इसका मैनेजमेंट कैसा कर सकते हैं किसान, और एफपीओ पहल करके इसके मैनेजमेंट का भी काम करे। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा या बुग्गी के द्वारा जैसे भी है उसका खाद बनाकर उससे जो निकाल सकते हैं वो निकाल लें, और उसका खाद बनाकर खेतों को दे, और किसानों से खेती करे। और मेरा एक मानना है कि किसान एफपीओ के माध्यम से ये कि जो रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती अपना सकते हैं, या जैसे 50 वर्ष पहले देश में खेती होती थी कि किसान जो है अपना यहीं से वातावरण से अपने बीज होते थे, और अपना ही यहाँ से खाद बनाते थे, और उसके द्वारा खेती करते थे। मैं उम्मीद करूंगा कि एफपीओ की बड़ी भूमिका देश में हो, और ये सब काम एफपीओ करो। धन्यवाद। मेरा खत्म हो गया, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये भारत भूषण त्यागी जी ज्वाइन कर लिए हैं पद्म श्री महोदय, तो उनसे अनुरोध करिए। जी हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। हाँ, एकदम बढ़िया। तो अब आपके आशीर्वचन की जरूरत है। बताइए आप सभी लोगों को, आप लोग जो है इस क्षेत्र में ऐसा बढ़िया काम किए हैं कि आप लोगों के अभी तो आपकी हम बात सुन रहे हैं, फिर आप लोगों के यहाँ लोग जाएंगे और आप देखेंगे और आपकी बातें मौके पर सुनेंगे। बिल्कुल। मैं एक तो इस कार्यक्रम में
जुड़े हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम त्यागी जी, प्रणाम जी। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भाई कमल सिंह जी चौहान के द्वारा जो खेती में परिवर्तन की बात कही गई, सार्थक विकल्प है। इस दिशा में मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही जी सर। बोलिए। तो इस दिशा में मैं 3 बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पहला काम है कि ग्रामीण स्तर पर मानसिक रूप से हम किस प्रकार से लोगों को मजबूत करें। तो वहां पर मैंने किसानों के साथ बातचीत की है लंबे समय से, तो 3 बातें उभर कर आई हैं। पहली बात है कि किसान अभी तक केवल अपने को उत्पादक मानता है, उसको व्यवसायी कैसे बनाया जाए, उसकी प्रवृत्ति में ये आ जाए कि केवल उत्पादन करना हमारा काम नहीं है, बल्कि उत्पादन को सही गुणवत्ता के साथ कंज्यूमर तक पहुंचाने में भी हमारी भूमिका है, ये सुनिश्चित किया जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई भी किसान अपने उत्पादन के आधार पर अपनी आमदनी और खर्चे का हिसाब नहीं लगाता, तो इसलिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी का स्तर गांव पर नहीं है। इस संदर्भ में हमको बहुत मजबूती से काम करने की जरूरत है और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसी बात का विकल्प है। तीसरी बात यह है कि ग्रामीण स्तर पर कृषि क्षेत्र में अभी शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, बल्कि किसानों का ऐसा मानना रहता है कि कृषि के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बल्कि कृषि पढ़ने से भी ज्यादा समझने का विषय है। तो ऐसी स्थिति में भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की एक उपयोगिता बढ़ जाती है कि गांव में मानसिक चेतना में परिवर्तन के साथ साथ उनकी सामाजिकता में विकास किया जाए और उनके स्वावलंबन को भी, उनको स्वावलंबन की तरफ भी उनको प्रेरित किया जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटक हैं कि मानसिकता में परिवर्तन कैसे हो, दूसरा सामाजिकता का विकास कैसे हो और तीसरा आर्थिक स्वावलंबन की गति कैसे पुष्ट हो। इन तीनों ही कार्यक्रम को लेकर जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की जो भूमिका है, उसमें ये बातें पूरी होती हैं। मैं इस कंपनी अधिनियम में भी कुछ नियमावली जो बनी रहती हैं, उनके आधार पर कुछ ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा कि कहां-कहां पर कंपनी एक्ट में जाने के बाद कुछ जोखिम हो सकते हैं। इनमें पहला मुद्दा है कि कंपनी में जो डायरेक्टर हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, वो जो निदेशक मंडल है, उसकी वह मानसिक समानता के स्तर पर कम से कम अपने प्रयोजन और लक्ष्य के रूप में स्पष्ट हो, ताकि कोई भी कंपनी वैचारिक मतभेद के कारण कल को उनके अंदर कोई विवाद ना खड़ा हो। दूसरी बात यह है कि कंपनी के जो उद्देश्य हैं, वो किसानों के शेयर धारक किसानों के साथ में आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। इसलिए जिस प्रकार से बाजार में कंपनियां पहले पूरा मुनाफा बटोरती हैं और बाद में किसानों को बोनस बांटती हैं, तो ये कंपनी अधिनियम एक्ट में नहीं होगा। इसकी नियमावली में संशोधन किए जाने की जरूरत है कि कंपनी का हर किसान शेयर धारक है और इसके आधार पर ही समानता का एक रिश्ता तय होता है कि जिसने जो काम किया है उसको उतना पैसा मिलेगा। अर्थात इसमें उत्पादन की कीमत भी सुनिश्चित होगी और उपभोक्ता के स्तर पर बिक्री की कीमत भी सुनिश्चित होगी और इसके बीच में जितना भी तंत्र बीच में काम करता है, यह भी अपने मानदेय को और अपने खर्चों को और अपनी आमदनी को तय करेगा। इस प्रकार से एक पारदर्शिता के साथ में जो बैलेंस शीट बनती है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, उसमें यह भी दर्शाया जाए कि कितने किसान हमसे आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए। तो कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट हजारों में जाती है, लाखों और करोड़ों में जाती है। हमारी बैलेंस शीट माने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बैलेंस शीट का फायदा यह है कि वो किसानों की परिवारों की संख्याओं को भी इसमें अंकित करेगी कि हमने पिछले वर्ष में जो काम किया, इसमें कम से कम 100 परिवार हमारे समृद्ध हुए, उनकी आमदनी में 2 गुना परिवर्तन हुआ, 3 गुना परिवर्तन हुआ, उनकी सामाजिकता में विकास हुआ, उनकी मानसिक चेतना में शिक्षा, लोक शिक्षा के स्तर से जो सुधार हुए हैं, गाँव में नशा मुक्ति कितनी हुई है, उससे आपस में बातचीत कितनी बढ़ी है, मुकदमेबाजी में कितनी कमी आई है। तो गांव में जो कुरीतियां बढ़ रही थी, उनसे भी हम कैसे पार पाए, ये भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक ध्येय है। क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उस कॉर्पोरेट की मानसिकता से ना खड़ी की जाए, बल्कि रूरल कॉर्पोरेट का एक सोशल जस्टिस के साथ में एक सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया जाए, जिसमें मैं देखता हूँ कि आदरणीय हीरालाल जी के मन में ये बात बराबर घुमड़ती रहती है कि कोई ऐसा सार्थक विकल्प गांवों के लिए खड़ा हो ताकि गांव अपने अस्तित्व के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा बार बार मैं उनके लेख देखता हूँ।
तो मैं आज भी यही कामना करता हूं कि एक ढांचा खांचा हम केवल कार्य प्रणाली के स्तर पर ना करें, बल्कि मैं ये इशारा करना चाहता हूं कि विचार, व्यवहार और कार्य 3 क्रिया हैं जिन पर आदमी अपने वजूद को देखता है। वो मानसिक चेतना के स्तर पर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, दूसरा उसका व्यवहार कैसा है, और तीसरा उसके करने के तरीके में वो कितना स्वावलंबन और कितनी कला पक्ष उसका प्रखर है, खेती के कितने अच्छे तरीके जानता है, जैविक खेती जानता है, जड़ी बूटियों की खेती जानता है, पशुपालन जानता है, मधुमक्खी पालन जानता है और किसी यंत्र को बनाना जानता है, बीज के काम को जानता है। तो गांव में ऐसे नौजवान युवाओं को और कृषकों के संगठनों को खड़ा करने की जरूरत है, जिनके आधार पर हम गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ा पाएं और गांव के आर्थिक विकास के साथ साथ उनके सामाजिक विकास को भी आगे सुनिश्चित कर सकें। और मैं एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं कि कंपनी एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से हम, यदि हमारी विचार का स्तर बहुत मजबूत है, तो हम जो जाति के भेद, धर्म के भेद, जो नाना प्रकार के भेद गांव में घुसे हुए हैं और जो काम के आधार पर भी जो बंटवारे हो गए थे, वो बहुत बड़े सार्थक नहीं निकले। इसलिए समानता का स्तर काम नहीं होता, समानता का स्तर विचार होता है। और मैं एक बड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसी का एक लेख मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मनुष्य भी एक जीव जंतु है। मनुष्य जीव जंतु नहीं है, जीव जंतुओं से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। जीव जंतुओं के पास में कल्पनाशीलता नहीं होती। जीव जानवर अपने विचार में जैसे पहले जीते थे, आज भी ऐसे ही जीते हैं, लेकिन मनुष्य में कल्पनाशीलता इतनी तीव्र है कि उसने आधुनिक विज्ञान, आधुनिक तकनीकी, अपने सुविधाओं के संसाधन, मकान बनाने के तरीके, जीने के तरीके, हवा में उड़ने के तरीके, ये बड़ी कल्पनाशीलता है। तो कल्पनाशीलता जानवरों से भिन्न मनुष्य को करती है, लेकिन इस कल्पनाशीलता का हम पूरी तरीके से कैसे सदुपयोग कर पाए, ये कल्पनाशीलता कैसे मनुष्य के ज्ञान की पूंजी बन जाए, कैसे वो उसके अंदर समझदारी का विकास हो। तो मैं आदरणीय सभी साथियों से जो इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के सर्वतोमुखी विकास को लेकर, गांव के पूरे विकास को लेकर हम मानसिक चेतना पर ज्यादा काम करें, क्योंकि आज जितना भी तंत्र हम देख रहे हैं वो कानून की लड़ाई में फंसा है। हम कानून में परिवर्तन करना चाहते हैं और मानसिकता में परिवर्तन करना नहीं चाहते, इससे कोई सकारात्मक विकल्प नहीं निकलता। इसलिए बुनियादी ढांचे में हमको दोनों जगह काम करना होगा कि मानसिक परिवर्तन का आधार क्या होगा और साथ साथ में कार्य योजनाओं को किस तरीके से हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैविक खेती एक बहुत बड़ा विकल्प है और उत्पादन प्रबंधन से लेकर प्रमाणीकरण और उसके साथ साथ में प्रोसेसिंग, जहां पर वैल्यू एडिशन के माध्यम से गांव की आर्थिक विकास के बहुत सारे आयाम खुलते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि ये ग्राम विकास की अवधारणा बहुत अच्छे तरीके से पुष्ट होती है, हम इस अभियान के हिस्से रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और हमारा यही निवेदन है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ हम आगे बढ़ें। और मैं देखता हूं कि दुनिया में यदि आर्थिक समृद्धि का, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना का कोई सुदृढ़ और मजबूत आधार है तो वो केवल गांव है, क्योंकि गांव में ही रोजगार के अवसर हैं और गांव में ही हमारी अर्थव्यवस्था है और जीने का टिकाऊ तंत्र, जिसको हम शुद्ध भोजन, हवा, पानी, पर्यावरण के रूप में देखते हैं, वह गांव में ही है। तो लॉकडाउन के समय में ये इशारे भी हुए पूरी दुनिया को, और ये भी बात सामने आई है कि लगभग सारी दुनिया में 25-30% तक जैविक उत्पादों की मांग बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में चाहे बात हम इम्यूनिटी की करें, चाहे हेल्थ की करें, एनवायरनमेंट की करें, बायोडाइवर्सिटी की करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की करें, उनमें से एक ही विकल्प निकलता है कि हम यदि पूरे होश हवास के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ता निकलेगा, अन्यथा तो अपनी अपनी ढपड़ी, अपना अपना राग बजाने से कोई रास्ता निकलता नहीं। मेरा एक निवेदन है कि इस समग्रता में हम लोगों ने जो कार्यक्रम किए हैं, हम अपने सारे मॉडल, सारे कार्यक्रम आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उस दिशा में मिलकर कुछ काम किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग जिस गति से कुछ 4-5 हजार किसानों के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने की संभावना है। मैं आज अपनी बात को इतना ही रखूंगा, क्योंकि हमने मधुमक्खी पालन को लेकर, पशुपालन को लेकर, ऊर्जा को लेकर, बीज उत्पादन को लेकर जो काम किए, वो सारे कार्यक्रम बहुत बड़े होने के बाद भी टूटे, तभी टूटे जब लोगों की मानसिक रूप से बहुत ज्यादा भ्रम था। लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा सुनने और बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब एक दूसरे के हम दिन गिनते हैं, तोड़ते हैं, तो सारे बड़े प्रोजेक्ट टूटते हैं। प्रोजेक्ट चलाने वालों को इसकी तकलीफ होती है। तो मैं कहूंगा कि आपका हर कदम जो बढ़े
वो गांव में एक स्थायी रूप से बढ़े और वो पूरे देश दुनिया को एक प्रेरणा दे, ऐसी मेरी भी कामना है। और मैं आपके व्यक्तित्व में ऐसा देखता भी हूँ, तो उस आधार पर मैंने अपनी बात को रखा है, इसलिए कि मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकूं और इस अभियान का हिस्सा होते हुए मैं सभी को शुभकामना भी देता हूं। और जो भी कार्यक्रम इस दिशा में चलाए जाएं, उनमें खास तौर से हम विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर और कार्य के स्तर पर एक समुचित कार्यक्रम करेंगे, ऐसी मेरी सभी को शुभकामना है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। यू सर। राघवेंद्र जी सर, राघवेंद्र बाबूलाल दहिया सर ज्वाइन हो गए हैं, बस तुरंत अभी हाँ जुड़े हैं हमसे। हाँ, तो बाबूलाल दहिया जी से अनुरोध है कि आप हमारे तीसरे वक्ता के रूप में अपनी बात रखने की कोशिश करिए और जरा अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि आप अपने बारे में ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, हम लोगों को पढ़ के बताना पड़ता है या समझ के। तो अनुरोध है और आपका स्वागत है कि आप अपने बारे में भी बताइए कि आपने अपनी यात्रा पद्मश्री तक बड़े संक्षिप्त में कैसे तय की, क्या किया, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलेगा जी। मैं बाबूलाल दहिया जी को प्रणाम करता हूं, दयाशंकर सिंह, और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हालांकि हीरालाल सर ने तो कर दिया था, लेकिन मैं अपना भी नैतिक दायित्व समझता हूं कि आप जैसे लोगों के, महानुभावों के इसी बहाने दर्शन हो रहे हैं। और पुनः हीरालाल सर को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कराया। तो नमन है दहिया जी। जी दहिया जी। हाँ, मैं पिछले साल से माननीय डॉक्टर हीरालाल सर जी से मैंने जुड़ा हूँ। जब मेरे पड़ोसी जिले बांदा में आप कलेक्टर थे, जिलाधिकारी थे, तो हमारी सीमा सतना जिले की मिली हुई है और जिस भूभाग में डॉक्टर साहब काम कर रहे थे, अरहर पर कर रहे थे, दलहन पर कर रहे थे, वो हमारे क्षेत्र से मिला हुआ क्षेत्र उसी तरह का है, तब से मैं परिचित हूँ। उनकी जो गांव विकास की अवधारणा है, बहुत अच्छी अवधारणा है। अब उसका क्रियान्वयन किस तरह से होता है, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो गांव में आज भी रहता हूँ, पहले भी रहता था, और हम लोग कई पीढ़ियों से किसान हैं, हमारे पूर्वज। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद मेरा थोड़ा रुझान साहित्य की ओर था। यहाँ का लोक साहित्य, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 4 बोलियां, बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, तो हमारा जो क्षेत्र है वो बघेली वाला है। और जहाँ तक है, सर जब बांदा में थे तो बांदा की जो गहोरी बोली है वो भी बघेली का एक लोक स्वरूप है। तो मैं यहाँ मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाओं के संकलन का काम कर रहा था, क्योंकि वो विलुप्त हो रहे थे। तो मैंने ये महसूस किया कि सिर्फ हमारा लोक साहित्य भर विलुप्त नहीं हो रहा, बल्कि हमारे लोग अनाज भी विलुप्त हो रहे हैं, जो परंपरागत थे। क्योंकि हम 50 के दशक से देखते आ रहे हैं, तो पहले जैसे जितने अनाज थे, जब हरित क्रांति आई, 2-4 किस्में, बौनी किस्में आई, तो वो हमारे परंपरागत खत्म होने लगे। तो मैंने देखा, जैसे हमारे यहाँ कहावतें पर जब मैं काम कर रहा था, तो एक कहावत है कि धान बोवे करगी सुअर खाए न समधी, अर्थात तू करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी। सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि उसके बाल में कांटे होते, सिकुड़ होते हैं, और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल होता है। तो हमने सोचा कि करगी का, मैंने हमारी 5-7 किताबें लोक साहित्य की छपी हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि लोग कैसे प्रमाणित करेंगे कि करगी धान है, तो करगी का भी होना जरूरी है। 3 पात 2 पानी पकाई कुटुक रानी, 3 पकवान में 2 बार भी वर्षा हो जाए तो कुटकी पकाती है मोटा अनाज, तो कुटकी का भी होना जरूरी है। तो मैं इनका संकलन करने लगा, तो धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि कोदो, कुटकी, सामा, काकुन, इनकी तो 2-4 किस्में हैं, लेकिन जो हमारी परंपरागत धान है, तो लड़कपन में मैंने 50 किस्में देखी थी, और मैंने देखा कि जब 2-4 बौनी किस्में आई तो पूरी पूरी समाप्त हो गई। तो मैं धान पर ज्यादा ध्यान देने लगा बचाने का, तो बचाने लगा, तो 10, 15, 25 ऐसे ऐसे 40 जिलों की यात्रा किया मैंने, मध्य प्रदेश की बीज बचाओ यात्रा, परंपरागत बीज बचाओ यात्रा, मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड के माध्यम से। तो फिर हमको और 90 के आसपास, इस तरह 110 तो हमारी थी, 90 और मिल गई। इस तरह से अब हमारे पास 200 प्रकार की धानें हैं, जिनका मैं संरक्षण करता हूँ। मोटे अनाजों का भी संरक्षण करता हूँ, यहाँ की जो सब्जियां हैं परंपरागत, उसका भी, क्योंकि ये किस्में जो है तो हजारों साल से यहाँ के परिस्थिति में रची बसी हैं, तो ये कम वर्षा में पक जाती हैं, ओस में पक जाती हैं,
आगे पीछे की बोई साथ साथ पक जाती हैं। हमारी धानें हमने देखा कि इनमें रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका तना बड़ा होता है, ये वर्षा आधारित खेती के लिए प्रकृति में बनाया है। तो अगर रासायनिक खाद डाल दी जाए तो वो गिर जाती हैं, तो वो स्वाभाविक जैविक है। हम तो ये कहते हैं कि हम परंपरागत आपको चावल दे रहे हैं जो स्वाभाविक जैविक है, गेहूं दे रहे हैं जो स्वाभाविक जैविक, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करता रासायनिक खाद, उसमें नीलानाशक डालने की जरूरत नहीं है, उसका तना बड़ा होता है। तो वो जो घास 3 स्टेज में जमती है घास, तो उनको वो दबा लेता है, सूरज की रोशनी रोक देता है, तो वो अपने आप वो कमजोर पड़ जाते हैं, मर जाते हैं खरपतवार। तो इस तरह से जो हमारे परंपरागत अनाज है वो क्लाइमेट चेंज भी रोकने के लिए सफल है, ग्लोबल वार्मिंग भी रोकने के लिए सफल है, क्योंकि यहाँ के परिस्थिति में हजारों साल से रचे बसे हैं। माननीय डॉक्टर हीरालाल सर ने जिस तरह की अवधारणा गांव की बताई है वो बहुत बढ़िया, मुझको तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं और 50 के दशक से गांव को देख रहा हूं, गांव का बदलाव देख रहा हूं। पहले जो हमारे गांव थे तो वो गांधी जी जैसे गांव थे, जिसकी परिकल्पना गांधी जी ने की थी ग्राम स्वराज। उसमें क्या होता था कि एक हमारे यहाँ शब्द था, मुहावरे नुमा शब्द था, सतीहों जाति। सतीहों जाति का मतलब ये होता था कि जिस गांव में सात, मतलब गांव में कौन थे, गांव में थे माने काश्तकार थे और शिल्पकार थे। तो ये 7 जातियां शिल्पकारों की होती थी, उनमें थे लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार। ये अपनी चीजें बना के देते थे और किसान वस्तु विनिमय चलता था, किसान उनको अन्न देता था और वो अपनी चीजें देते थे। तो ये सभी लोग खुशहाल थे। उनको क्योंकि वो जितना उत्पादन होता था, पहले हमारी जो खेती थी गांव की खेती, वो पेट की खेती होती थी। पेट की खेती में क्या है कि हमारा भी, किसानों का भी काम चले, भोजन के लिए हो जाए, और हमारे जो गांव के शिल्पी हैं उनको भी हो जाए वस्तु विनिमय के जरिए। इस तरह का हमारा गांव है। उस समय जात जो है एक संस्थागत रूप ले चुकी थी, जात में जात के विवाह होते, जाति पंचायत होती, इस तरह का पूरा संस्था थी जातियां, क्योंकि वो रोजगार से जुड़ी थी। लेकिन हमने देखा कि हरित क्रांति आई जब, तो उसके बाद उत्पादन तो अच्छा बढ़ा, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्वास्थ्य सेवाएं तो माने वो उत्पादन, रोग तो बढ़े और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी। तो स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ने से क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो उस अनुपात से हम भोजन नहीं पुजा सके। उधर अंग्रेजों ने क्या किया था कि वो नील की खेती, जूट की खेती, तंबाकू की खेती इस तरह से करने लगे थे, व्यावसायिक फसलें लेने लगे थे, तो कुछ अनाज की भी कमी आई थी। तो हमने देखा 50 के दशक में कि अमेरिका से आता था, ज्वार आती थी, लाइन लगती थी। अब बाद में इतना उत्पादन हमारे किसानों ने लिया, एक बोरे के ऊपर दूसरा रखते जाए तो चंद्रमा तक पहुंच जाए, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी हुआ। उसमें बाद में ये हुआ कि हमारा जो उत्पादन इतना बढ़ गया कि मूल्य घट गया, तो जो हमारी गांव की अर्थव्यवस्था थी वो सब तहस नहस हो गई। जैसे क्या था कि मान लीजिए एक लोहार है या बढ़ई है, तो अगर 10 किसानों को यहाँ, वो 10-15 किसानों को यहाँ वर्गा कर लेता था, उनके हर बखर बनाता था, हंसिया खुरपी बनाता था, तो उसको इतना अनाज मिल जाता था जो मतलब आज के मूल्य में 60-70 हजार रुपए का हो जाता था। बाकी वो फुटकर काम कर लेते थे, दूसरे लोगों के भी कर लेते थे, तो उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन अगर वो आज उतने काम में पड़े, इतना माने अनाज का दाम घट गया कि वो अब सिर्फ 4-5 हजार का होगा, तो लोहार बढ़ई के लड़के सब शहर चले गए, तेली कुम्हार के लड़के सब शहर चले गए, क्योंकि उनको अब उस तरह से उतने अनाज में उनका गुजर नहीं चल सकता, उसकी क्रय शक्ति घट गई। क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ, 70 के दशक में हमारे अंतर्राष्ट्रीय मतलब मूल्य का निर्धारण सोना करता है, क्योंकि हमने देखा कि 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था, तो हमने अगर अमेरिका से हथियार लिए तो तब उसने दिया जब हमने सोना दिया, बाकी हमारा सिक्का उक्का तो उसने नहीं लिया, नोटे नहीं लिया, उसने सोना लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को नियंत्रित करता सोना। तो 70 के दशक में जब हरित क्रांति की शुरुआत थी, तो उस समय सोने का मूल्य 200 रुपए तोला था, मतलब 13 ग्राम लगभग।
और हम उस समय जो कर्मचारी होता था तृतीय श्रेणी का, उसका वेतन भी गांव का होता था, वही बेचारे हो जाते थे, मास्टर हो जाते, क्लर्क पटवारी वगैरह हो जाते, तो उनको भी वेतन जो मिलता था तो लगभग वो 200 रुपए था। माने 1 तोला सोना पहले भी पाते थे, आज अगर उनका 50,000 40,000 है तो आज भी 1 तोला पा रहे हैं। लेकिन किसान का कितना घट गया गाँव के किसान का, कि 70 के दशक में हमारे बड़े भैया ने 1 तोला सोना खरीदा, तो वो उनने 5 मन अपना चावल बेचा, माने 2 क्विंटल चावल बेचा, इतने में 1 तोला सोना आ गया। आज अगर मैं 1 तोला सोना लेना चाहूँ तो मुझको अपना 20 क्विंटल चावल और 25 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ेगा। मतलब किसान का कितना घट गया, लगभग 10 गुना घट गया। तो 10 गुना घटने का मतलब ये होता है कि 70 के दशक के 1 रुपए की क्रय शक्ति 10 पैसे बराबर हो गई। हरित क्रांति आई, उत्पादन बढ़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा तिगुना उत्पादन बढ़ा, तो 30 पैसे लगा लिए। तो क्या है कि हम 70 पैसे घाटे में हैं 70 के दशक में। इसीलिए क्या हुआ, इतना मूल्य घट गया अनाज का कि हमारे जितने गाँव के शिल्पी थे, सहायक उद्यमी थे किसान को, सब बाहर चले गए। किसान का बालक भी चला गया। अब मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि सर चूँकि गाँव पर काम करना सर को, तो गाँव का पूरा अर्थशास्त्र समझ लें। मान लीजिए किसी किसान के 2 बालक हैं, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक को नौकरी मिल गई तृतीय श्रेणी, तो वो 50,000 रुपए हर महीने कमाने लगा। दूसरा खेती करता है, तो वो 5-6 एकड़ में अगर करता है, 100 क्विंटल उत्पादन लेता है। तो सरकारी आंकड़ा है कि 1 क्विंटल उत्पादन में पहले 1,000 रुपया खर्च आता है, तो पहले वो बेचारा किसान या मैं खुद पहले 100 क्विंटल उत्पादन के लिए 1 लाख रुपया बाजार में ढीलूँगा। उसके बाद मुझको मिले कितना, 1.5 लाख मिलेगा। 1 लाख तो वो हो गया, 50 लाख बचत। बचत नहीं मतलब कुल, जिसमें पूरा परिवार भी लगा है। और अब उसमें क्या है कि अब एक तरफ तो एक भाई जो नौकरी पा गया 50,000 हर महीने कमा रहा है, दूसरा भाई 6 महीने में जब 1 लाख रुपया लगाता है तब पाता है। अगर कोई दैवीय प्रकोप पड़ गया तो फिर वो घाटा लग गया, तो फिर फांसी के फंदे में भी झूलता है। आप देखिए कि जब तक परंपरागत खेती थी, जहाँ भी परंपरागत खेती आज भी है, तो वहाँ कोई आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या वहीं करता है जहाँ की खेती व्यावसायिक हो गई है। व्यावसायिक खेती में क्या है कि पूँजी लगाना पड़ता है। अब पूँजी लगाना पड़ता है, जब पूँजी नहीं निकलती तो आत्महत्या के सिवा उसके चारा ही नहीं रह जाता बेचारे किसान के, ये स्थिति है। तो कहने का मतलब ये कि हमको इन सब चीज़ों को सोचना होगा। गाँव का आज का अर्थशास्त्र जो है, तो फूटी बाल्टी की तरह, जैसे फूटी बाल्टी है उसमें 10 टोका हैं, तो पानी भरा किसी ने, ऊपर आते-आते उस 10 टोका से पूरा पानी, कुएँ का पानी कुएँ में चला गया। यही आज स्थिति गाँव की है। क्योंकि गाँव की खेती में आज पहले पेट की खेती थी, अब सेठ की खेती हो गई। तो सेठ की खेती में क्या होता है कि 90% खेत तो बढ़िया हरे-भरे दिखते हैं गाँव के, लेकिन 90% वो बाज़ार चला जाता है सब। सिर्फ़ उसको 10% मिलता है, तो 90% में मान लीजिए पहले वो अपने से घर में उसके पशु थे, अपने से जुताई-बुवाई कर लेता, कटाई कर लेता, कुछ मज़दूरों से भी करवाता, तो अनाज दे देता। लोहार बढ़ई वगैरह जो सहायक उद्यमी थे उनको काम लेता, तो उनको अनाज दे देता। आज कोई अनाज नहीं ले रहा, सब पैसा ले रहे हैं। तो किसान को कुछ बचत नहीं, उसकी यही दशा है। जैसे भैंस 10 लीटर दूध देती है, लेकिन उसके पड़े को कितना मिलता है? उसको मिलता है सिर्फ़ आधा किलो, 1 किलो। ऐसे किसान की दशा है। 90% वो जो सेठ लोग हैं, क्योंकि अब सेठ की खेती है, तो पहले उसने खाद खरीदा तो खाद वाला ले लिया, बीज खरीदा, बीज वाला ले लिया। ट्रैक्टर से जुताई किया, घर में ट्रैक्टर है तो डीज़ल भरवाया तो डीज़ल वाला ले लिया, नहीं है ट्रैक्टर तो किराए पे लिया तो वो ले लिया, नींदानाशक लिया, कीटनाशक लिया तो एक सेठ वो ले लिया, फिर हार्वेस्टिंग करवाया तो वो सेठ लिया। इस तरह से पूरा गाँव का पैसा फूटी बाल्टी की तरह सब शहर चला जाता है, शहर में केंद्रित होता जाता है। अब जैसे मान लीजिए गाँव का दूध बेचने वाला भी शहर जाता है, तो वो वहाँ दूध बेचा, वहाँ उसने जूते लिए, कपड़े लिए, सौंदर्य प्रसाधन लिए, कुछ मतलब दवाइयाँ ली, जो भी लिया सब वहीं रख के आया जितना पैसा पाया। बाद में कुछ दारू भी पी लिया, थक जाता है तो आने-जाने में। तो पूरा पैसा शहर में वो छोड़ आया। अब शहर का पैसा किस तरह से केंद्रित होता है, शहर में 10 लोग व्यापारी हैं, 10 तरह के व्यापारी हैं, तो एक दूसरे को लेते हैं, तो एक दूसरे का
100 रुपया 110 रुपए बन जाता है उनके आपस में लेन देन से। इसलिए शहर जो है तो धनी होते जाते हैं। अब पूरा गांव का पैसा शहर में चला जाता है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। पहले गांव जो है तो आत्मनिर्भर था, आपस में उनका माने राउंड करता था, माने वो वस्तु विनिमय के जरिए। जैसे शहर में आज पैसा राउंड करता है, एक व्यापारी दूसरे, वो उसके सबको वो मजबूत बनाते हैं। तो गांव की तरक्की तब होगी जब गांव में पैसा राउंड करे, गांव में हर आदमी को। जैसे गांधी जी की अवधारणा थी कि गांव का पैसा, जो गांव के हर तरह के लोग हों वहां उत्पादन लेने वाले जैसे पहले थे, तो उस तरह से पैसा जब राउंड करेगा तब मेरा ख्याल है कि गांव खुशहाल बनेगा। और जब तक उसका अर्थशास्त्र फूटी बाल्टी की तरह रहेगा तब तक वो तरक्की नहीं करेगा। तो ये सब चीजें माननीय ने बहुत अच्छा, मैं तो पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे स्तर के विचार हैं। मैं चाहता हूँ कि इन चीजों को भी गौर करके अपने कार्य योजना को आगे बढ़ाएं। ये हमारा जो गांव फूटी बाल्टी की तरह है, तो वो कैसे गांव का पैसा गांव में राउंड करे, तब वो खुशहाल करेगा गांव को। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दहिया जी। तो राघवेंद्र जी हमारे समझ हमारे तीनों पद्मश्री। जी सर। हाँ, तो मैं राघवेंद्र जी सर, तुम मुझे शेयर करने का स्क्रीन दे दो, तो उसी पीपीटी पे बात ठीक है। करेंगे। अपूर्व जी प्लीज हीरालाल सर को को होस्ट बना दीजिए। तो पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। ये आज का जो वेबिनार है, उद्देश्य ये था कि हमारे पद्मश्री जो वो अपने अनुभव बताएंगे, और हमारे बीच में जो हम लोगों ने अभी तक काम किया है, इरादा एफपीओ कंसल्टेंसी से उसके जो डायरेक्टर हैं अपूर्व सिंह, और इनका एफपीओ पे ही रिसर्च ही है, एफपीओ पे शोध कर रहे हैं पिछले 4 साल से जो है। मैं चाहूंगा कि अपूर्व जी एफपीओ बनाने और उसमें विशेष रूप से बनाने से लेकर के विशेष रूप से उसमें क्या तकनीकी समस्या आती है उस पे अपनी बात रखेंगे। हाँ। अपूर्व। थैंक यू सर। अपूर्व जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज हीरालाल सर को एक्सेस दे दीजिए, उन्हें को होस्ट बना दीजिए, फिर अपनी बात रखिए सर। मैंने बना दिया है सर जी। बना दिया। ओके सर। बड़े पॉइंटेड बात करना अपूर्व, बढ़िया जिससे समझ में आए। हाँ, पॉइंटेड। हाँ सर, वैसे भी टाइम कम ही बचा है। हाँ पॉइंटेड। हाँ मुझे लगता है हाँ, तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद का हम 3-4 मिनट 5 मिनट कम से कम इस बात के लिए जरूर रखें कि लोग अपनी बात रख सकें, है ना। सारे लोगों की बात नहीं हो पा रही, तो इस बात का जरूर ध्यान रहे कि 5 मिनट, अभी कितना बचा है, अभी 11 मिनट है हमारे पास। तो 11 मिनट में अपूर्व जी थोड़ा 6 मिनट में आप अपनी बात रखिए, जिससे हमारे और भी जो लोग जुड़े हैं वो अपनी बात अगर कुछ रखना चाहें, कुछ सवाल जवाब हो तो उस पर जरूर करेंगे। ठीक सर। मैं आप सभी का आभारी हूं कि मुझे आज मौका दिया गया एफपीओ पे बोलने के लिए। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले एफपीओ क्या है इस पे आप लोगों को थोड़ा सा राय दे दूं। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी किसानों का वह संगठन है जो कि एक साथ मिल करके कॉमर्शियल बेसिस पे, यानी कि आप कोई सामाजिक कार्य करने नहीं जा रहे हैं, ये चीज अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आप दूसरे का भला करने जा रहे हैं। आप ये सोच के अभी चलिए कि आप अपना भला करेंगे तभी आप इस लायक होंगे कि दूसरे का भला कर पाएंगे। इसी के साथ ही कॉमर्शियल बेसिस पे एफपीओ का गठन हो रहा है। आज की डेट में माननीय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 10,000 एफपीओ का 2024 तक का टारगेट रखा गया। अब यहाँ बात आती है एफपीओ है क्या। एफपीओ किसानों का एक ऐसा संगठन है जो कि एक साथ जुड़ करके अपने माल को बाजार में बेचने तथा उसका उचित मूल्य पाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं और कार्य करते हैं। अब एफपीओ बनता कैसे है, तो एफपीओ के लिए सबसे पहले 2 तरीके हैं। या तो इसका गठन कोऑपरेटिव एक्ट में किया जाए, या फिर इसका गठन कंपनी एक्ट अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत दोनों में ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें 10 लोगों की आवश्यकता होती है, जिनका हमें प्रपत्रों के चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, हमें कुछ प्रपत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आधार, पैन कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक, वोटर आईडी या फिर डीएल, और उसके साथ साथ
एक 25 सेकंड की वीडियो होती है जो कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए अनिवार्य होती है। अब इसी के साथ साथ इन 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके पश्चात इनका डीएससी बनेगा और उसके बाद की प्रक्रिया चालू होती है आपके एफपीओ रजिस्ट्रेशन की, जिसके अंतर्गत आपका एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। या तो आप जहां पे रजिस्टर्ड दिखा रहे हैं अपने एफपीओ को, उसका बिजली का बिल दिखाइए, या फिर किराएनामे के साथ उस स्थान की रजिस्ट्री की कॉपी, उसकी अनिवार्यता होती है। इसी के साथ साथ एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसी के साथ साथ आपकी एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत सबसे आवश्यक कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान में रखने लायक है, उनको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले में आते हैं आरओसी कंप्लायंसेस। इसके अंतर्गत आपको सबसे 30 दिन के अंदर एफपीओ के आरओसी पोर्टल पे जाकर के एक सीओ का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य है। उसके बाद आपको एक 90 दिन के अंदर एक एजीएम बुलानी होगी, जो कि जिसमें ये सारा निर्धारण होगा कि आगे चल करके एफपीओ क्या कार्य करेगा, और उसी एजीएम के अंतर्गत आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पास किया जाएगा। उसमें यह निर्धारण होगा कि कौन से बैंक में और कौन से बैंक में हम कंपनी का चालू खाता खोलेंगे। यह किसी इंडिविजुअल का खाता नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत कंपनी का चालू खाता है, जिसे करंट अकाउंट भी कहते हैं, ये खोला जाएगा। इसमें सिग्नेटरी के तौर पे 3 लोगों की आवश्यकता होती है, जिन 10 के हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डीएससी और डिजिटल इस्तेमाल किया था, उसमें 5 बीओडी होते हैं और 5 आपके प्रमोटर्स होते हैं। उन्हीं 5 बीओडी में से किन्हीं 3 को लेकर के आप जाकर के खाता खुलवा सकते हैं। आज की डेट में हम इरादा एफपीओ कंसल्टेंसी आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराएगी कि जो है आप अगर आपको बैंकों में खाता खुलवाने में दिक्कत आ रही है, तो आप जिस भी नजदीकी बैंक में चाहेंगे, हम आपको खाता खोल के अकाउंट नंबर आपको प्रदान कर देंगे। बस आपको उस बैंक में जाकर के अपने 3 डायरेक्टरों की केवाईसी करवानी है। इसके उपरांत खाता खुलने के बाद एक फॉर्म होता है, उसको आपको कंपनी सेक्रेटरी के माध्यम से ही आरओसी में फाइल करना पड़ेगा। उसकी जो निर्धारित समय अवधि है वो 180 दिन है। इसके पश्चात आपके आते हैं मीटिंग्स। एफपीओ के अंतर्गत 3 मीटिंग अनिवार्य है। पहली होती है नॉर्मल बोर्ड मीटिंग, जो कि हर महीने होना अनिवार्य है। इसका एक रजिस्टर बनता है। आप जैसे इरादा के अंतर्गत अभी 52 एफपीओ हैं, सभी ने यह निर्धारित किया है कि महीने की आखिरी रविवार को हम यह मीटिंग बुलाएंगे, और इसमें सभी 5 निदेशकों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। इसमें सभी को नहीं आना, इसमें 5 निदेशक ही केवल आएंगे और वो निर्धारण करेंगे कि आगे क्या होना है। उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है हमारी एजीएम, जो हर साल 30 सितंबर से पहले होना अनिवार्य है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के माध्यम से जो है आरओसी को जाती है, और अगर ये नहीं जाती तो इस परिस्थिति में आपको पेनल्टी का भी भुगतान करना पड़ सकता है। तीसरा आपका जो मेन एक मीटिंग बचती है वो है हाफ ईयरली मीटिंग। इसके अंतर्गत आपको एफपीओ में छूट दी गई है। वैसे तो कंपनी एक्ट में यह निर्धारण किया गया है कि 6 महीने पे भी एक मीटिंग होना अनिवार्य है, जिसकी डिटेल आपकी आरओसी को जाती है। बट इसमें एफपीओ को छूट दी गई है कि यह मीटिंग अगर एफपीओ नहीं करा पा रहा है तो कोई उस पे पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं एफपीओ और एक प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो पहला, एफपीओ के नाम से ही स्पष्ट होता है फार्मर्स। फार्मर्स कौन? किसान, जो अपनी आय का सोर्स, जिसकी आय का सोर्स कृषि पे आधारित हो, चाहे वो खेती करके कर रहा हो, चाहे पशुपालन कर रहा हो, मधुमक्खी पालन कर रहा हो, या फिर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी जैसे आपका पोल्ट्री पॉट्स मेकिंग हो गई, मुंज का काम हो गया, इस तरीके का कार्य कर रहा हो जो कि कृषि पे आधारित हो, प्राइमरी सेक्टर से जो आपको बिलोंग करते हो। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, आपका एफपीओ में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो पूरी तरीके से जो ये प्रमाणित कर सके जिनकी आय कृषि पे आधारित हो रखी हो। तीसरी चीज ये है कि
इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकता या शेयर इसका परचेज नहीं कर सकता। उसके बाद नॉर्मल कंपनी और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सरकार ने कई सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत दी हैं। जैसे आपको टैक्सेस में छूट है, जो कि नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाने पे आपको छूट नहीं मिलती। उसके बाद आ जाते हैं इसमें क्या क्या सुविधाएं अभी तक सरकार द्वारा दी जा रही हैं। सबसे पहली जो सुविधा है वो आपकी फार्म मशीनरी बैंक जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत आपको 15 लाख रुपए की मशीनरी, अब तक का जो सरकार का निर्देश है उसके अंतर्गत आपको 15 लाख रुपए में 12 लाख रुपए सब्सिडी। अपूर्व जी, समय कम बचा है ना? जी जी। तो मुझे लगता है कि 2 मिनट कम से कम लोगों के सवाल। ओके, एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, जिनकी कंपनी बनी भी है या नहीं बनी है या वो प्रोसेस में है, इरादा एफपीओ कंसल्टेंसी के माध्यम से हम 3 हर्डल्स को पार करते हैं। हर्डल्स मतलब वो व्यवधानियां जो आपको फेस करनी पड़ी हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है आरओसी कंप्लायंसेस, क्योंकि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने पे कई सारे पेनल्टीज भी हैं, तो उन्हें हर कोई आदमी या एक नॉर्मल किसान अपने स्तर पे सॉल्व नहीं कर सकता या उनको हल नहीं कर सकता। तीसरी है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको 2 तरीके की सुविधाएं हैं। पहली है बैंकिंग सेक्टर सुविधा, जिसके अंतर्गत आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी ये एफपीओ बनी हुई है, हमें लोन चाहिए। तो सबसे पहले बैंक आपसे 2 चीजें मांगता है। पहला है आपके आरओसी कंप्लायंसेस स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, और दूसरा है आपका बिजनेस प्लान। इसमें इरादा एफपीओ कंसल्टेंसी हर तरीके से बिजनेस प्लान में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो आपको 5 साल का बिजनेस प्लान, बहुत सारे सीएससीएस ऐसे हैं जो कि 1 साल का ही बिजनेस प्लान बनाते हैं, बट हम आपको 5 साल का पूरी बिजनेस प्लान बना के देंगे, जिसके अंतर्गत आप बैंक से जाकर के अपना लोन के रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। दूसरा मार्केटिंग में यह है कि इरादा के पास कुछ एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर फाइनेंसिंग सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि एफपीओस को फाइनेंस करते हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो। बस उसके लिए कुछ प्रपत्रों की आवश्यकता होती है, जो कि आगे चल करके आप लोग अगर संपर्क करेंगे तो आपको बताया जाएगा। और तीसरी चीज इसमें मेन आ जाती है, इरादा एफपीओ कंसल्टेंसी से ऐसे कुछ एक्सपोर्टर्स बायर्स जुड़े हुए हैं, जो कि टाइम पे अपनी डिमांड रखते हैं कि उन्हें, जैसे इस समय मैं बता दूं कि यहाँ से अभी 100 कुंटल के ऊपर काला धान गुजरात भेजा गया है और हल्दी प्रोसेस में है। इस तरीके से हमारे पास कई सारे बायर्स भी हैं जो आपकी बाजार संबंधी असुविधा को और जो बाजार संबंधी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दयाशंकर जी, जी मतलब ये हम लोग लिए समय कितना है बचा हुआ अभी? अब ये तो राघवेंद्र बताएंगे। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र बताओ। टाइम बचा है अभी, हम 10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं मीटिंग सर। तो 10 मिनट एक्सटेंड कर लो। जी, मैं चाहता हूँ हीरालाल मॉडल गांव के बारे में थोड़ा सा बता दें हम लोग। सर मेरा एक सवाल है जी, ये टोटल कंसल्टेंसी के कितने पैसे लेंगे? आरओसी फाइनल करा। वर्मा जी, सवाल बाद में कर लेंगे, हम पहले हीरालाल सर को इनवाइट कर लेते हैं। हाँ वर्मा जी, चलिए ये सब बाद में फोन नंबर से बात होगा, अभी तो शुरुआत है, चिंता मत करो, सब पता लगेगा, घबराओ मत। हाँ, ये स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, देखिए आप सभी लोगों का स्वागत है। और अभी तक 4 लोगों ने बात कही। सबसे पहले तो बात पद्मश्री कमलजीत जी ने कहा, कितनी अच्छी बात कही कि हम जो है वो जो चाइना और बाहर से लोग सामान मंगाते थे उसको उन्होंने यही पैदा करके और कितना अच्छा काम किया। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अच्छी सोच की बात है। और मैं उनके गांव भी गया हूँ और मैंने उनका काम देखा है, मशरूम का और सब चीजें। दूसरे बात जो है बुलंदशहर के त्यागी जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही। हम लोग दिमागी रूप से जब तक नहीं बदलेंगे तो केवल ये जो है फिजिकल या आपस में खींचतान वाली जो बात थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें दिमागी रूप से बदलना होगा और हमें स्वार्थ की भावना से त्याग करना होगा कि हम केवल अपना भला ना चाहें, दूसरे का भला चाहें। बहुत अच्छी बात कही और ये हम लोगों के मॉडल गांव में ये समाहित है।
तीसरे वक्ता जो थे श्री बाबूलाल दहिया सतना के थे, उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से अपनी बात को गांव के इकोनॉमिक्स को समझाया। उनका एक उदाहरण मैंने कि एक जो भैंस होती है उसका जो बच्चा होता है, पड़वा जिसको कहते हैं गांव में, पड़वा या पड़िया, वो कितना दूध पाता है बेचारा, बाकी दूध तो सब हम बेच लेते हैं। कितनी अच्छा उदाहरण, कितने बढ़िया तरीके से 7 कारीगर होते थे और कितने देहाती तरीके से बताया। अभी और चौथे वक्ता के रूप में अपूर्व ने बड़े अच्छे तरीके से कैसे बनेगा, क्या दिक्कतें आती हैं, उनके बात करने से ही लगा कि उनको इस मुद्दे पर क्लियरिटी है। एफपीसी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना लेना बहादुरी नहीं है, उसको चलाना बहादुरी है। और इसके लिए हम लोग सतत प्रयास करेंगे और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में चीजों को प्रस्तुत करेंगे कि लोग कहीं भी हो, कहीं भी रहे, चला ले। तो देखिए ये जो इन सारी चीजों, जितनी 4 लोगों ने बात की, उसी का एक मॉडल गांव के रूप में हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और मॉडल गांव का मतलब है कि कैसे गांव मॉडल बने, जो अभी हमारा गांव है वो मॉडल कैसे बने, ये हमारी सोच है। तो मॉडल गांव का एक नई सोच है, एक नई पहल है। और इसका विजन क्या है कि गांव का चौमुखी विकास, और इसका मिशन है विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव के में विकास का एजेंडा स्थापित कर, चेंज मेकर तैयार कर गांव को सभी प्रकार से विकसित करना। इसमें हमारे पास इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट है इसमें हमारा। विलेज मैनिफेस्टो पहला पार्ट, चेंज मेकर दूसरा पार्ट, और तीसरा है एफपीसी। इसको अभी हम डिटेल में बताएंगे। देखिए विलेज मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, एक पेज का, इसमें 25 पॉइंट का एक मुद्दा है, जिसको कि हम लोगों को गांव में 25 पॉइंट पे बात करना चाहिए, समझाना चाहिए, जिससे लोग विकास के मुद्दे पे चर्चा करें। अभी गांव में विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं होता है, विकास का मुद्दा गांव में चर्चा का विषय ही नहीं है। तो जब विकास का मुद्दा चर्चा नहीं है तो ना सोच बनेगी ना काम होगा, इसलिए गांव का विकास नहीं हो रहा है। तो इसे मुद्दा बनाना है। विलेज मैनिफेस्टो क्यों जरूरत है, इसलिए क्योंकि हमें गांव को धनी बनाना, गांव को खुशहाल बनाना। और ये वो 25 मुद्दे हैं: सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, मार्केटिंग, संवाद, जैविक उत्पाद, आत्मनिर्भर, विवाद रहित गांव, गांव का नियम लेखा जोखा, गांव का सीडी। ये 25 मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। ये विलेज मैनिफेस्टो के 25 मुद्दे हैं। लोग कहते हैं विलेज मैनिफेस्टो माने वो चुनाव का मैनिफेस्टो, ना, ये गांव मैनिफेस्टो है, विकास का मैनिफेस्टो है, ये गांव का मैनिफेस्टो। देखिए ये है विलेज मैनिफेस्टो। ये जैसे गांव में हम लोग हैंडबिल, पैम्पलेट चुनाव में छपवाते हैं या प्रचार के लिए छपवाते हैं, इस तरह से वो सारे 25 पॉइंट इस मुद्दे पे लिखे हुए हैं। देखिए ये 25, ये हमें छपवाना चाहिए और गांव में जिसको काम करना हो इस पर ये फोटो लगाए, नाम लिखे, मोबाइल लिखे और प्रचार करें। और गांव के हर व्यक्ति को ये 25 मुद्दे रटवाए, उनके दिल दिमाग में ये मुद्दे कहते हैं डाल दे, समझा दे, बुझा दे। देखिएगा कैसा माहौल बदलेगा। तो ये गांव घोषणा पत्र पर हम लोगों को काम करना है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना, हमें चेंज मेकर चाहिए। चेंज मेकर ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ अपना त्याग करके, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कुछ त्याग करके समाज की भलाई सोचते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना है और उनको पहचान करके, चयन करके उनकी ट्रेनिंग करानी है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। गांव में भले लोग होते हैं, सब कुछ अपना बेच देंगे, बर्बाद कर लेंगे, जिससे गांव का भला हो, अपने की परवाह। ऐसे लोगों को पहचानना, उनका चयन करना, उनको ट्रेनिंग करके चेंज मेकर बनाना, इसका भी एक हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया हुआ है और उस कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग इस पर काम करेंगे। ठीक है, ये देखिए तीसरा पार्ट है, ये है एफपीसी, जिसके बारे में अभी अपूर्व बहुत सारे लोग बता रहे थे कि एफपीसी एक कंपनी होगी
और ये पूरे गांव के लोग मिलके बनाएंगे। टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, सबका नाम क्यों है? क्योंकि उनके पास कंपनी है। तो अगर गांव वाले मिलके एक कंपनी बना ले तो वो भी उस गांव के टाटा, बिरला, अडानी, रिलायंस बन सकते हैं। सरकार का यही सपना है कि हर गांव का अपना एक कंपनी हो, पूरे गांव के लोग मिलके बनाएं, पूरे गांव के लोग धनी हो। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग मिलके करें और पूरा गांव गोलमाल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, सब कमाएंगे, सब खाएंगे, सबका भागीदारी होगी। वो लुका छिपी 2-4 लोग करें बकिया धोखा खाएं, ये नहीं चल पाएगा। तो ये जो एफपीसी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, ये एफपीसी करेगा क्या? लोग अभी खेती करते हैं, उनके दिमाग को खेती व्यापार में बदलेगा। लोग केवल अभी पैदा करना जानते हैं, ये क्या करेगा? पैदा भी कराएगा और उसको बेचने के तरीके भी बताएगा। अगर आप, ये एक मशीन है एफपीसी, अगर इसमें एक तरफ गरीब डालो तो दूसरी तरफ क्या निकलेगा? धनी। अगर एक तरफ इसमें कृषि डालो तो दूसरे तरफ क्या निकलेगा? कृषि व्यापार निकलेगा। अगर इसमें एक तरफ बेरोजगारी डालो तो दूसरी तरफ रोजगार मिलेगा। इसमें एक तरफ लाचारी डालो तो दूसरी तरफ क्या मिलेगा? सशक्त आदमी मिलेगा। तो ये गांव की बेरोजगारी, लाचारी और गरीबी को कम करने का, दूर करने का इससे बढ़िया साधन कुछ नहीं है। और इन तीनों को ही मिला करके आपको मैं इसको दूसरी अपनी भाषा में समझाता हूं कि एफपीसी, ये फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनी है, ये समझो 25 करोड़ की चमचमाती बढ़िया लग्जरी गाड़ी है, 25 करोड़ की। अब वो गाड़ी तो बन गया, बनाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, इसमें 40,000 रुपया, हम एक दिन पढ़ रहे थे 40,000 में एक ये बन जाएगा एफपीसी। लेकिन इसको चलाएगा कौन? इसके लिए ड्राइवर, क्लीनर, मैकेनिक चाहिए, वो है चेंज मेकर जो पार्ट 2 है। अब वो जो चेंज मेकर हैं जो पार्ट 2 है, वो उस कैसे चलाएंगे, कितना स्पीड देंगे, चलाने के लिए ड्राइवरी सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, वो है पार्ट 1 चेंज विलेज मैनिफेस्टो। तो ये तीनों के तीनों अलग अलग बेकार हैं, और जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तक गांव का विकास नहीं होगा। ये पार्ट 3 एफपीसी चमचमाती 25 करोड़ की गाड़ी है, इसको चलाने के लिए ड्राइवर, क्लीनर, मैकेनिक चाहिए, वो चेंज मेकर है पार्ट 2। और वो लोग काम कैसे करेंगे, ड्राइवरी कैसे सीखेंगे, सफाई कैसे होगी, वो है पार्ट 1 विलेज मैनिफेस्टो। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है और इसको इस पर काम हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें काफी लोगों की रुचि हो रही है और हम लोगों का ये सपना है इसको चलाने के लिए एक विलेज, मॉडर्न विलेज के नाम से हम लोगों ने एक, देखिए ये पूरी टीम है, ये चारों लोग जो है पद्मश्री लोग हैं। इसमें बड़े बड़े श्री मुनीश जी जो कि नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है, वो इसके प्रेसिडेंट हैं। सौरभ जी हैं इसके सीईओ हैं। इसकी पूरी व्यवस्था बन रही है और इरादा यह है कि 1 तारीख से इसको सिस्टमेटिक रूप से चलाया जाए, पूरे यूपी को, पूरे अन्य प्रदेश को, देश को, गांव को विकसित करके, गांव के महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करके गांव को विकसित किया जाए। देखिए इसमें जो है ये आईसीसीआई फाउंडेशन जो है, ये वो उसने जैसे ये पता लगा उसने कहा साहब इसमें हम आपका साथ हैं, आप इस अच्छे काम को करिए तो आपको हमें जो मदद चाहिए देंगे। हमारे पास ये मीडिया पार्टनर हैं, ये टेक्निकल पार्टनर हैं, कंटेंट पार्टनर हैं, हर तरह के लोगों का सहयोग मिल रहा है। बहुत सारे हमें वो भी मिल रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी मिल रहे हैं, सभी लोग खुल के दिल दिमाग से सहयोग दे रहे हैं। अब इसमें जरूरत यह है कि इस विचारधारा को हल्ला करने की, किसी काम की शुरुआत होती है कि उसका हल्ला हो। जैसे हम लोग पहला काम क्या कर रहे हैं, गांव में हल्ला करेंगे विलेज मैनिफेस्टो का, कि ये 25 मुद्दे हैं जिस पर हर व्यक्ति को चर्चा करना चाहिए, जानना चाहिए और उस पे लग के काम करना चाहिए। तो ये जो मॉडर्न विलेज है, ये एक महात्मा गांधी के गांव के स्वराज के सपने को पूरा करने का एक अभियान है, कार्यक्रम है, और जो इससे जुड़ेगा उसको फायदा होगा। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जो जिस गांव में रहता है उस गांव का उसके ऊपर कर्ज है, कर्ज उतारने का मॉडल गांव सबसे बड़ा आसान तरीका है। मैं बता दूं, मैं जनपद बस्ती का रहने वाला हूं। मैं पिछले 2 महीने से अपने गांव वालों से कह रहा हूं
कि ये मॉडल गांव बनाओ। मेरे गांव वाले बड़े उत्साहित हैं और वो लोग बना रहे हैं। अपने गांव को बनाऊंगा, फिर अपने ब्लॉक को बनवाऊंगा, फिर अपने जिले को बनाऊंगा। तो जो भी आदमी जहां भी हो, कहीं भी हो, चाहे सरकारी सेवा में हो और चाहे कहीं भी हो, रोजगार करता हो, पढ़ाई करता हो, उसे अपने गांव में मॉडल गांव से जुड़ के ये जो प्रोग्राम चलेगा, कंपनी के रूप में काम करेंगे, हम लोग आपको फ्री ऑफ कास्ट हर तरह का नॉलेज देंगे, हर तरह का सहयोग देंगे। ये मुनीष जी नाबार्ड में 36 साल काम किए हैं ग्रामीण विकास पे, उनको बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत सारा अनुभव है। तो एक अच्छा अभियान गांव के विकास को, लोगों की गरीबी दूर करने, गांव वालों की बेरोजगारी दूर करने, नौजवानों को रोजगार देने, उन्हें धनी बनाने का कार्यक्रम है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने गांव में 10 मिनट में मॉडल गांव के प्रोग्राम से जुड़ के काम करना चाहिए और धनी बनना चाहिए। ये मोटा मोटा मॉडल गांव का ब्रीफ में कॉन्सेप्ट है। राघवेंद्र, समय कितना बचा? हाँ सर, समय लगभग कंप्लीट हो गया है। है मुनीष जी हैं क्या? जी अच्छा, सर, तो मुनीष सर जुड़े हुए हैं। मुनीष जी से कहिए धन्यवाद दे दे, या वो दे दे धन्यवाद अपने दयाशंकर जी। दयाशंकर जी, आप ही धन्यवाद दे दीजिए। सभी तीनों हमारे परम आदरणीय पद्मश्री महोदय, सर हीरालाल सर, और उपस्थित हमारे जितने भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, हम आप सभी को दिल से हार्दिक धन्यवाद एवं आपका अभिनंदन करते हैं और आशा करेंगे कि भविष्य में भी इस तरीके से एक मंच पे हम लोग आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अभी शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और सभी लोगों को हम लोग धीरे धीरे ऐसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और ये कारवां बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर। हाँ, पूरे तन मन धन से इस पवित्र काम में लगिए, अपना खुद आगे बढ़िए, लोगों को बढ़ाइए। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा तो उद्देश्य यही है सर। धन्यवाद सर। अपूर्व जी प्लीज बंद कर दीजिए। सौरभ, अरे ये